अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाक फौज हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरात को बात देने के लिए सरगर्म है। हालिया दिनों में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, जिसकी दुनिया भी मोतरफ है, लेकिन भारत इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका और यही वजह है कि वह मुल्क में अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश कर सकता है, जिससे निपटने के लिए हमारी पाक फौज सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। इन्हीं अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने और दीगर उमूर पर गौर करने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की ज़ेर सदारत कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज इनेकाद हुआ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जारी एलामी के मुताबिक फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फोरम का कहना था कि पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एलामिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरे अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका के दौरान आला सतही अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान के दो तरफा मामलात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया। फोरम ने मशरिक़ वुस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती के उमूर का तफसीली जायज़ा लिया, जिसमें ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहसियत एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुरका से खिताब के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहना था कि भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसको फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में जो नेट सिक्योरिटी है उस पर वाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि दर हकीकत दुनिया वाज़ेह तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। एलामी के मुताबिक फ़ोरम को जंग की बदलती हुई नौयत और उभरते हुए ख़तरात के पेश नज़र पाक फ़ौज की हिकमत अमली और जिद्दतों के बारे में ब्रीफ किया गया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश तमाम ख़तरात के खिलाफ पाक फ़ौज की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अब ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडे, एलामिये और तफसीली गौर व फिक्र के तनाजुर में न सिर्फ मुल्क की रिफाई तैयारियों की संजीदगी को ज़ाहिर करती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि पाक फ़ौज बदलती हुई जंगी हिकमत अमलियों, उभरते हुए अंदरूनी और बैरूनी खतरात और आलमी सियासत के बदलते रुझानात से पूरी तरह बाखबर और उनके तदारुक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फोरम की जानिब से भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों के अज़्म की तजदीद और शहदा के खून को रायगा ना जाने देने का पैगाम इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब होने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस साबित करती है कि पाक फ़ौज न सिर्फ सरहदों की हिफाजत बल्कि मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भी हम वक्त तैयार है। बल्कि खित्ते के बदलते हालात में फ़ौज की इस तरह की फ़ाल और वाज़ेह हिकमत अमली न सिर्फ एक मजबूत दिफाई लाइन फराहम करती है, बल्कि कौम को ये पैगाम भी देती है कि चाहे बैरूनी साजिश हो या अंदरूनी ख़तरा, पाक फ़ौज सीसा पिलाई दीवार बनकर हर महाज पर डटी रहेगी। यही एतमाद और अज़्म मुल्क की इस्तेहकाम का असल सरमाया है। अब दूसरी जानिब सियासी मैदान की बात की जाए तो बानी PTI इन दिनों जेल से जारी अपने बयानात और पैगामात के ज़रिए तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो ना सिर्फ सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं, बल्कि जल्द जेल से बाहर आने की भरपूर उम्मीद भी रखते हैं। बानी PTI पार्टी पर अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए पुरज़्म है और समझते हैं कि हालात जल्द उनके हक़ में पलट सकते हैं। ये खुद एतमादी महज ज़ाती ख्वाहिश या सियासी हिकमत अमली या फिर कोई ठोस कानूनी पेशरफ्त या पसे पर्दा सियासी डील का इशारा है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। जहाँ तक सवाल है कि क्या वो वाकई एहतजाज के कामयाब होने की उम्मीद बांधे हुए हैं, तो बज़ाहिर यही महसूस होता है कि वो बानी PTI अब भी अपनी जमात को एक बड़ी अवामी ताकत समझते हैं। उनका ख्याल है कि अगर कारकुनान और रहनुमा मुत्तहिद रहें और तहरीक को सही सम दी जाए तो हुकूमत पर दबाव डालकर उनकी रिहाई की राह हमवार की जा सकती है। इस हिकमत अमली में अवामी जलसों, सोशल मीडिया के ज़रिए बयानियाँ मजबूत बनाने और कारकुनान को दोबारा मुतहर्रिक करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल देखें तो PTI को माजी की तरह खुली जगह मैसर नहीं है और सबसे बढ़कर
पार्टी में तकसीम इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से एहतजाज भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। जैसा कि बानी पीटीआई की रजामंदी से उनके साहबजादे कासिम और सुलेमान भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इनके आने से पार्टी में एतराज़ सामने आ रहे हैं। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी तहरीक की सरकर्दगी इमरान खान के बेटों के सुपुर्द करने के सवाल पर तकसीम है। पार्टी में एक धड़ा शिद्दत से उनके कायदाना किरदार की मज़ामत कर रहा है कि इससे पार्टी का मौरूसी तशख़्ख़ुस उभरेगा और पार्टी की क़यादत नाकाम साबित होगी। और ये भी एतराज़ उठाया जा रहा है कि कासिम और सुलेमान को उर्दू भी दुरुस्त तरीके से बोलनी नहीं आती है। ऐसे में एहतजाज के दौरान कारकुनान और क़यादत के दरमियान कम्युनिकेशन गैप पैदा हो सकता है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि बानी पीटीआई के बेटों कासिम और सुलेमान को लाने के ज़मन में मुंतज़िम आला का किरदार अलीमा खान अदा कर रही हैं। वो बानी पीटीआई की साबिक़ा अहलिया जमाइमा खान को भी पाकिस्तान लाने की ख्वाहिशमंद है। इस ग्रुप को तवक्को है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जदोजहद में बेटों और साबिक़ा अहलिया की वापसी वाटरशेड साबित होगी। अब काबिल गौर बात यह है कि कासिम और सुलेमान अभी मुल्क में नहीं आए, लेकिन तहरीक इंसाफ में इस हवाले से तकसीम पहले ही बढ़ गई है। यहाँ तक कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर पार्टी के अंदर से कड़ी तनकीद हो रही है। इतलात के मुताबिक पार्टी वर्कर्स ने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए उन्हें मुनाफिक करार दे दिया है। यहाँ तक कि मर्दान के कारकुनान ने सूबे में पीटीआई की हुकूमत को ANP हुकूमत से भी बदतर हुकूमत करार दिया है। MPA तारिक आरियानी वज़ीर आला KPK पर सख्त सवालात उठाते हुए कहते हैं कि वो पीटीआई की बजाय इस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बने हुए हैं और वो हमेशा एहतजाज के दौरान वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़कर गायब हो जाते हैं। MPA तारिक आरियानी की बकौल उन्हें असम्बली फ्लोर पर बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाने पर रुकनीत ख़त्म करने का नोटिस दिया जाता है। यहाँ तक कि तारिक आरियानी की बकौल बजट पास करने पर वज़ीर आला ने मनपसंद अरकान असम्बली को अरबों रुपये स्कीमों से नवाजा। यानी अली अमीन गंडापुर कारकुन और अपने ही MPAs उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। अली अमीन इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर कि वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। हालिया दिनों में उनकी फैसल करीम कुंडी और अमीर मकाम के साथ मुलाकात हुई, जिस पर उन्हें पार्टी की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसकी वो अब सफाइयाँ दे रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के अंदर उनके सियासी किरदार को लेकर कड़ी तनकीद हो रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अली अमीन गंडापुर को अगर एहतजाज को लीड करने से जो है वो उनसे लिए कहा गया तो पार्टी के अंदर से मजीद मज़ामत आ सकती है, जो कि एहतजाज पर असरअंदाज हो सकती है। और शायद यही वजह है कि अब बानी पीटीआई ये समझते हैं कि पार्टी की आदत में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो एहतजाज को मौसर अंदाज में आगे लेकर चल सके, इसलिए कासिम और सुलेमान को एहतजाजी मैदान में उतारने का ये फैसला किया गया। और इससे भी पार्टी के अंदर से तनकीद सामने आ रही है, जबकि हुकूमत भी कासिम और सुलेमान के एहतजाज में शिरकत और कानून हाथ में लेने की सूरत उनको गिरफ्तारी का इंदिया दे चुके हैं। अब देखना यह कि कासिम और सुलेमान बानी पीटीआई की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे और बानी पीटीआई की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि फैसल चौधरी तो पार्टी की क़ियादत और लीगल टीम की नीयत पर शक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई को जेल में दिए जाने पर जो रवैया लीडरशिप और लीगल कमेटी ने रखा है, मुझे इस पर बहुत अफसोस और दुख है। उनको जेल में जिस तरीके से रखा जा रहा है उसके खिलाफ आज तक एक पिटीशन नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक एंड फाइल के अंदर जो कन्फ्यूजन है, जिस तरीके से मामलात नजर आ रहे हैं, उससे सवालात तो बहुत सारे उठते हैं कि पार्टी खुद यकसू नहीं है। पार्टी के अंदर जो सेम पेज है वो लगता है कि वो फट चुका है। कुछ लोग इंगेजमेंट के ऊपर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात नेगोशिएशंस के ज़रिए से मामलात को हल करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाए, और कुछ को यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि अभी तक जो बानी पीटीआई के साथ रवैया रवा रखा गया है उसमें क़यादत एक बहुत बड़ा जो है वो एक हर्डल है। इवन बानी पीटीआई की अपनी फैमिली ये समझती है कि क़यादत इनकॉम्पिटेंट है और क़यादत की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से बानी पीटीआई अभी भी बिहाइंड द बार्स है। यही वजह है कि कासिम और सुलेमान भी अब मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं। अलीमा बीबी ऑलरेडी जो है वो जल्दी भी नज़र आती है। इस वक्त नईम हैदर पिछौता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फैसल चौधरी साहब का स्टेटमेंट है और वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को जिस हाल में रखा गया है और अभी तक जिस कंडीशन में हैं वो, उस पर कोई पिटीशन कोर्ट के अंदर नहीं गई, तो ये क़यादत की इनकॉम्पिटेंसी है, ये नाअहलियत है कि अभी तक आप बानी पीटीआई के लिए कुछ नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए तहरीक जो है वो उसका आगाज़ जो है हो चुका है और उसमें हमारी कल कोर कमेटी का इजलास भी है और इस हवाले से लायामल आपके सामने इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। हमारी मोबिलाइजेशन भी शुरू हो गई है, हमारे जो सदूर हैं वो तमाम एक्टिव हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख तक इस तहरीक का जो है वो पीक होगा। लेकिन दायरा कार क्या होगा इसका नईम पिछौता साहब? कौन लीड कर रहा होगा, कहाँ पे, क्या कोई ये मार्च होगा, कोई धरना होगा, ये प्रोटेस्ट क्या सूबाई सतह पे होगा, किस तरीके से हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे?
जी देखें, ये इस वक्त हम जो एहतजाज ये तहरीक चलाने जा रहे हैं, ये डी चौक नहीं होगा। ये इस दफ़ा ज़रा स्ट्रेटजी और होगी, क्योंकि खान साहब ने ये फैसला किया कि डी चौक हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई, तो ये जो गोलियां चलाने वाले हैं इसका बंदोबस्त यही है कि तरीक़ाकार अडॉप्ट और किया जाए, और वो तरीक़ाकार आपके सामने वाज़ह हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों के अंदर। नहीं, अगर वफाक आपका आपका बुनियादी तौर पर टारगेट क्या है? वफाक की हुकूमत है, अब पंजाब की हुकूमत है, सूबों में करना है। अब ज़ाहिर है केपी के अंदर सूबाई सतह पे एहतजाज करके तो आपको कुछ नहीं मिलेगा अपनी हुकूमत के अगेंस्ट एहतजाज देखिए, करने ये से। आगाज जो है वो पेशावर से होगा, यानी केपी से होगा, और इसी तरह पूरे मुल्क में होगा जी। केपी में क्या करेंगे? अपनी हुकूमत के अगेंस्ट एहतजाज कर रहे होंगे? क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? जी, वफाक के खिलाफ एहतजाज होगा, और वो और होगा केपी केपी में? से जो है वो स्टार्ट होगा। और इस वफाक और तमाम पूरा जो सेटअप इस वक्त धांधली के जरिए बैठाया गया है, ये जो निज़ाम में एक झूठा बनाया गया है, ये इलेक्शन कमीशन की जो ज्यादतियां हैं जो अभी भी बरजमान है, जो 26वीं तरमीम की गई है, जो इंसाफ खत्म किया जा चुका है, जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, जो पाकिस्तान में मुआशी बदहाली है, जो पाकिस्तान में अमन का मामला है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, नहीं गुजारा पाकिस्तान की साहब, दुरुस्त। खुशहाली के मैं लिए। असल में ये समझने से कासिर हूं सर कि केपी में आप एहतजाज करेंगे जहां आपकी अपनी हुकूमत है, लेकिन वो एहतजाज वफाक के अगेंस्ट होगा। वो एहतजाज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनका दफ्तर इस्लामाबाद में है उनके अगेंस्ट होगा, लेकिन होगा सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में। मुझे ये समझा दीजिए कि इसका क्या फर्क पड़ेगा और कितना पुरअसर होगा ये। नहीं, लेकिन तहरीक का आगाज होगा, जैसे पीछे पीछे भी तहरीक का आगाज पेशावर से हुआ था जब हम डी चौक आए थे। इस दफा हमारा टारगेट कुछ और है, इसी तरह से आगाज वहां से होगा। ये नहीं है कि हम वहां ही बैठे रहेंगे केपी में, पेशावर में कोई जगह संभाल के, आगाज वहां से होगा। और आप डी चौक भी नहीं जाएंगे? जैसे आपने फरमाया कि डी चौक नहीं, तो फिर मंजिल क्या है जी? देखिए, नहीं। डी चौक मंजिल नहीं है, मंजिल आपके सामने आ जाएगी। वो मुशावरत कल होगी कि किस तरह से हमने लेकर चलना है, वो आपके सामने मंजिल वाला भी सारा सिनेरियो सामने आ जाएगा। अभी हमारी उस पे इजलास होगा और लाएअमल आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, केपी के अंदर प्रॉब्लम यह है, अली अमीन गंडापुर साहब मर्दान में पर्टिकुलरली एहतजाज हुआ जिसमें लोग गंडापुर साहब की हिपोक्रेसी के ऊपर बबांगे दौल बरबला ये कह रहे हैं कि ये क्या है कि आप जाते हैं और जो गवर्नर केपी के हैं उनके साथ मुस्कुराहटों का तबादला भी होता है, तो एक तरफ आप उनके दफ्तर में वहाँ जाते हैं गवर्नर हाउस में, उनको बड़ा मुस्कुरा के देखते हैं और फिर हमें ये बताते हैं कि वफाक ठीक नहीं है, गवर्नर के साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हिपोक्रेसी है, लोग ये कहते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ का यही हुस्न है कि यहाँ अगर कोई उनको चीज बुरी लगती है तो वो उसके ऊपर बात करते हैं। और जहाँ बात रहेगी कि अली अमीन साहब वहाँ गए थे, वहाँ हलफ बर्दारी थी, उस हलफ बर्दारी का हिस्सा बनने गए थे, ना कि गवर्नर को मिलने गए थे। वो अपना बयान दे चुके हैं इस हवाले से। ठीक, तो यानी लोगों को कन्विंस कर लेंगे ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोगों पे इन्हिसार होगा ना कि लोग निकलेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लोग इमरान खान के पीछे निकलेंगे, इमरान खान की खातिर निकलेंगे, इस मुल्क की खातिर निकलेंगे। लोग मेरे लिए या आपके लिए नहीं निकल रहे, या उनके लिए नहीं निकलेंगे। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बार मोमेंटम भी होगा, मोबिलाइजेशन भी होगी, और फिर आप क्योंकि खुद पंजाब से हैं तो पंजाब में क्या हमेशा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो पंजाब रहा है कि पंजाब में तो ना लीडरशिप निकलती है और लोगों का निकलना तो दरकिनार। देखिए, पंजाब के अंदर कर्फ्यू लगाया जाता है, और वो कर्फ्यू आपके सामने ही है कि किस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, रोड्स बंद, मोटरवे बंद, हर चीज बंद। और एक भारी नफरी में असले के साथ लोग जो हैं वो आगे से आपको गिरफ्तार भी करते हैं, आपको उठाते भी हैं, अगवा भी करने वाले वहां मौजूद होते हैं। तो इस पोजीशन से दो चार होते हैं, उसके बावजूद हमारे लोग इस्लामाबाद आए। लास्टली इस बार भी जाहिर है बहुत सारे अभी शकूक व शुबहात हैं कि होगा कैसे, क्या होगा, किस तरह से, और फिर तजादात भी हैं कि अपने जो असीर रहनुमा है, जो पॉलिटिकल माइंड्स है, वो ये कह रहे नेगोशिएशंस करें, बातचीत करें, मुज़ाकरात से हल निकालें, लेकिन दूसरी तरफ एहतजाज की बातें हो रही हैं। तो ये जो कल इजलास है उसमें कंसेंसस डेवलप कर लिया जाएगा? देखिए, जो कल इजलास है उसके अंदर तमाम हिकमत अमली जो है वो अपनी अपनी गुफ्तगू देंगे, लोग अपना अपना मौकफ देंगे, और उसके बाद जो है वो आपके सामने एक अमल भी आ जाएगा कि किस तरह से हमने इस तमाम सूरत हाल को लेकर चलना है। और इंशाल्लाह ताला कासिम और सलमान जो है वो भी इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, और जब वो आएंगे और इंशाल्लाह ताला वो हिस्सा बनेंगे, उनकी बहनें भी हिस्सा बनेगी। एहतजाज इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से होगा और कामयाब तरीन एहतजाज होगा। उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारी जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं कर लिए जाते, पाकिस्तान में कानून और इंसाफ का निज़ाम जो है वो अमल में नहीं आ जाता। ठीक, लास्टली इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट की है और वो ये कहते हैं कि
उन्हें पता है कि, और सदर मुमलिकत को भी अंदाज़ा है कि प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, कि सदर मुमलिकत मुस्ताफ़ी होंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुताल्लिक और फिर वज़ीर आज़म से मुताल्लिक, कि ये सब, तो ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, अफवाहें कौन फैला रहा है कि सदर जा रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एज्यूम कर रहे हैं कोई ऐसी पोजीशन? हमने तो जो भी बैठा है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो सदर हो है, या जो भी जिस जगह पर भी है, हम तो इस सारे निज़ाम के खिलाफ हैं और इनका इंशाअल्लाह ताला खात्मा हम करेंगे। इनको इक़्तिदारों से हटाएंगे जो झूठे निज़ाम बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नईम पिछातर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक ट्वीट है जो इंटीरियर मिनिस्टर ने की है, जिससे बहुत सारी अफवाहों और कयासराइयों का जो बाजार गर्म है, ये अफवाहें और कयासराइयाँ दम तोड़ गई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। सियासी हलकों में बड़ी देर से चहमगोइयां हो रही थी कि अनकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इस बात की तरदीद आ चुकी है। वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है कि कुछ अनासर दुश्मन मुल्क की एजेंसी से मिलकर मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी खबरें फैला रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहना था कि हमें पूरी तरह इल्म है कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ इस मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। मैं वाज़े कर चुका हूँ, सदर के इस्तीफ़े की ना कोई बात हुई, ना कोई ऐसी तजवीज़ मौजूद है। आर्मी चीफ की सदारत संभालने की कोई ख्वाहिश या बात ज़ेर गौर नहीं है। सदर पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के दरमियान मजबूत और बावकार ताल्लुकात कायम है। मुझे मालूम है ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और इससे फ़ायदा किसे हो रहा है। आर्मी चीफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज़ है, इसके सिवा कुछ नहीं। जो इस झूठे बयानिए का हिस्सा है वो दुश्मन एजेंसीज़ के साथ मिलकर जो चाहें करें। हम वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी हो, इंशाअल्लाह। अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस ट्वीट से वाज़ेह होता है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं, जिन्हें चंद अनासर दुश्मन एजेंसीज़ के साथ मिलकर सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो वज़ीर दाखिला की बात का मतलब ये निकलता है कि कुछ अंदरूनी अनासर दुश्मन एजेंसीज़ के साथ मिलकर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान से ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि कुछ मखसूस अनासर जो मुबैना तौर पर दुश्मन मुल्क की एजेंसीज़ के साथ रवाबित रखते हैं, दानिस्ता तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन अनासर का मकसद सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना और मुल्क को दाखिली सतह पर कमज़ोर करना है, ताकि दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम को तक़वियत मिल सके। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर तजज़ियाकार है, वो मौजूद है इस मामले पर। उसके अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कई दिनों से ये अफवाहों की तरह से फैल रही थी, ये अफवाहों का बाजार गर्म था। इस ट्वीट से ये समझा जाए कि वो अफवाहें बिलाखिर दम तोड़ गई हैं और ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, पहले तो ये था कि लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि ये फील्ड मार्शल का ओहदा क्यों मिला है। उसके बाद फिर पहले ये लोग भी यही कह रहे थे ना कि जंग के अंदर पाकिस्तान को भारत के साथ जंग के अंदर जो है खुदा न खास्ता शिकस्त हो सकती है, वो भी फिर जो है वो नहीं हुई। फिर इसी तरीके से जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम गौर करें तो हमें ये भी पता चलता है कि ये जो फिर फील्ड मार्शल जब वो बने तो क्योंकि सदर अयूब जो थे वो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो हमने फौरन उनके ताने बाने जोड़ना शुरू कर दिए। गर्ज ये है कि पाकिस्तान जो है अफवाहिस्तान बन चुका है और यहाँ रोजाना एक अफवाह जो है वो जन्म लेती है। कभी कुछ कहा जाता है, जैसे मलिक रियाज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी 300 केनाल 3000 केनाल जो है वो अराजी, भाई शोहदा के लिए पाकिस्तान फौज जो है वो अपना फंड खुद जनरेट करती है, उसको किसी मलिक रियाज की या किसी और की, आपकी मेरी जरूरत नहीं है। वो अपने शोहदा को लुक आफ्टर करना जानते हैं। फौजी क़यादत जो है और हुकूमत के अंदर मुहब्ब वतन लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो ना रिश्वत के पहिए लगने देते हैं फाइलों को और ना ही वो किसी का सरिया और गर्दन में अकड़ जो है वो बर्दाश्त करते हैं। जो है वो आपने अफवाहों की बात करें, देखिए मेरे ख्याल में हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने बड़ा राइटली एक ट्वीट किया जो कि वक्त की ज़रूरत भी थी और मेरे ख्याल है ये वक्त का तकाजा भी था, जिससे तमाम अफवाहें जो हैं वो उनको ख़त्म कर दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि हमें अपने इंटीरियर मिनिस्टर की बात को
सोच समझना और उस पर गौर करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ कयास आराइयों के ऊपर, झूठ के ऊपर पलंदा जो है। अब यही देखे ना कि पहले यही कहते थे फौज में बगावत हो गई है खुदा ना खास्ता, कभी ये कहते थे कि जी हुकूमत के लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, यही वो लोग जो कहते थे कि जी अभी ट्रंप साहब आएंगे तो हमारी हुकूमत आ जाएगी। असद कैसर साहब, आपको याद होगा कि वो ये कहते थे कि ट्रंप आएगा तो बस अगले दिन हमारी हुकूमत होगी, यही उन्होंने कहा था ना। लेकिन फिर क्या हुआ, नतीजा जो है ये, इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अब इस किस्म के सहारे तलाश कर रही है, झूठ के, अफवाहों के, और अपने आप को खबरों में जिंदा रखने के लिए। कभी वो नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि जी वो इमरान खान साहब से जेल में मिलने जा रहे हैं। देखें, असल बात यह है कि ये वो तमाम लोग हैं जिनको अगर हम गौर करें तो ये बाहर बैठ के, जो यूट्यूबों के ऊपर बैठ के जो है आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत हुसैन और इसी तरीके से दीगर लोग जो हैं। ठीक, लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, मैं चाहता हूं कि क्लैरिटी भी आनी चाहिए ना, एक सादा लॉ पाकिस्तानियों के लिए भी, कि सदर मुमलिकत को हटाने का एक ही तरीका है, या तो उनके अगेंस्ट कोई मुआखजे की तहरीक आ जाए। उसके लिए जाहिर है कि इस वक्त ऐसी पोजीशन तो नज़र नहीं आती। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदारत का ओहदा क्यों संभाले, जब हमारे यहाँ पता है कि प्रेसिडेंट का ओहदा तो एक सेरेमोनियल है, एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो वो ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नज़र नहीं आता है। अगर आप उन कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर थोड़ी देर के लिए आप कहे चले दुरुस्त मान लेते हैं, तो फिर आप उसको देखिए रियलिस्टिकली भी तो वो पॉसिबल नहीं है ना। देखिए, मेरे ख्याल है कि जो आइंदा आने वाले वक्तों में कुछ तरमीम ज़रूर आएंगी, जिसमें ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान जो हैं वो, उनके मुतलिक ये बात है कि वो अलील हैं थोड़े बहुत, लेकिन अलील तो लोग नॉर्मल होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। हर आदमी जो है वो जो पैदा होता है वो बीमार भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह उनको शिफा दे। लेकिन दूसरी जानिब जो है, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा बड़े जिम्मेदारी से कि आइंदा आने वाले वक्तों में तरमीम आएंगी, और मेरे ख्याल में जो मज़ीद पावर जो हैं वो मेरे ख्याल में कुछ अहम लोगों को जो है वो सौंपी जाएंगी, और ये आईनी तरमीम के जरिए होगा। जाहिर है ये कानून और वक्त का तकाजा है, लेकिन ये तो खैर अभी दूर की बात है, हनूज दिल्ली दूरस्त। लेकिन जहां तक बात यह है कि इम्पीचमेंट का एक पूरा कानून मौजूद है आईन पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजाहत है। दूसरी बात यह है कि सदर के साथ क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सदर साहब जो है वो एज पर लॉ जो है वो चल रहे हैं। अगर देखे ना, ये कहते थे कि जी वो जो आरिफ अलवी साहब ने तो इतनी वायलेशन की थी, उसके बावजूद जो है वो मामला जिस अंदाज में चले वो भी आपके सामने है। तो फिर ये कह देना कि जी उनका मुआवजा होगा या फलाना होगा, मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। भारत इसके पीछे मुलविस है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेके, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची फ्लैट से बरामद होने वाली शोबिज़ अदाकारा हुमैरा असगर की जो 9 माह पुरानी लाश है, उस हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं तो उससे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कराची के पोशिला के डिफेंस फ्लैट से पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकारा हुमैरा असगर की 6 से 9 माह पुरानी लाश की बरामदगी ने नए सवालात को जन्म दिया है। ये वाक़या बज़ाहिर एक फ़र्द की मौत का साना है, लेकिन इसके असरात और इससे जुड़े सवालात बहुत दूर तक जाते हैं। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर का आखिरी फ़ोन रिकॉर्ड सितंबर 2024 का है, जबकि इसके बाद फ़ोन गैर फ़ाल रहा। फ्लैट से मिलने वाली लाश की हालत देखकर और शवाहिद जमा करने के बाद अब हुक्काम का ये दावा है कि अदाकारा की ये लाश 6 से 9 माह पुरानी मालूम होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्काम ने फोरेंसिक और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर तस्दीक की है कि अदाकारा की मौत अक्टूबर 2024 में वाक़ हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की जानिब से हुमैरा असगर के फ़ोन रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया सरगर्मियों और पड़ोसियों से की गई तफ्तीश में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि वो अक्टूबर 2024 के बाद जिंदा थी। तफ्तीश के मुताबिक अदाकारा ने आखिरी फेसबुक पोस्ट 11 सितंबर 2024 को शेयर की, जबकि इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 30 सितंबर 2024 को शाया की। पुलिस और सहाफ़ियों से बात करने वाले पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने अदाकारा को सितंबर या अक्टूबर 2024 के बाद दोबारा नहीं देखा। अब ज़ाहिर मामला इतना सीधा नहीं जितना लग रहा है। सवाल यह है कि फ़्लैट मालिक को अचानक फ़्लैट खाली कराने का ख्याल कैसे आया। इस दौरान 2 ईदें भी आईं, लेकिन अदाकारा के लवाहिकीन ने उनसे रब्ता क्यों नहीं किया। फिर सवाल ये भी है कि 9 माह तक एक फ़्लैट बंद रहा और किसी को कानो कान खबर ना हुई, किसी को फ़िक्र तक ना हुई, ना पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया, ना सोसाइटी, ना इंतज़ामिया ने पूछगछ की। यानी इस वाक़े पर कई शकूक व शुबहात उठ रहा है। और अब तो अदाकारा की लाश घर से बरामद होने का मामला अदालत तक जा पहुँचा है, जहाँ शहरी ने हुमैरा असगर की मौत को कत्ल। कराची के शहरी शाहजेब सुहेल ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया
जबकि उमैरा असगर अली की मौत तबई नहीं बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पुलिस ने भी वाक़े को तशवीशनाक बताया है। इस वाक़े की वजह से आम लोगों में तशवीश पाई जाती है। उमैरा असगर अली एक मीडिया बासर खातून थी। वकूए की वीडियो देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे उनका कत्ल किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदाकारा के ख़ानदान का उनके साथ कता ताल्लुक़ होना भी हैरत में मुब्तला करता है। अदालत से इस्तदा है कि मुकदमे में उनके ख़ानदान को भी नामजद करके तहकीकात कराई जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि कानूनी तौर पर जो भी मुमकिन कोशिश की जा सकती है अदालत की जानिब से की जानी चाहिए। दरख्वास्त में SSP साउथ और SHO गिजरी को फरीक बनाया गया है। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले को कैसे लेकर चलती है। बहरहाल इस वाक़े ने महज एक फनकारा अंजाम की कहानी बयान नहीं की बल्कि ये दर्दनाक वाक़या हमारे माशरे, शहरी निज़ाम और शोबिस की चमक दमक के पीछे तल्ख सच को भी सामने ले आया है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। खैबर पख्तूनख्वा में भी शय खर्चियों की हवा चल पड़ी है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला KP के लिए अमीन गंडापुर की जानिब से 27 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की तैनाती की गई है, जिसका बज़ाहिर मकसद हुकूमती मामलात में बेहतरी लाना है। लेकिन हकीकत में ये फ़ैसला माली एतबार से शय खर्चियों की एक वाज़ेह मिसाल बनता दिखाई देता है। अब नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पार्लिमानी सेक्रेटरी सूबे के मुख्तलिफ अजला से मुंतखब अरकान असम्बली में से बनाए गए हैं, जिनमें स्वात से 5, लोअर दीर से 3, अपर दीर से 1 और दीगर अजला जैसे बाजौड़, बुनीर शामिल हैं। इसी तरह नौशेरा, कोहाट, एबटाबाद, मर्दान, चारसदा और ज़िला खैबर के अरकान को भी मुख्तलिफ महकमों के पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के ओहदे दिए गए हैं। बज़ाहिर इस फैसले का मकसद सियासी तवाज़ुन को बरकरार रखना और मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना है, लेकिन ये तासुर उभर रहा है कि इसके पीछे सियासी मफाहमत और इत्तेहादियों को खुश रखने का अंसर भी नुमाया है, क्योंकि पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ का ओहदा महज एजाज़ी नहीं होता बल्कि इसके साथ मखसूस बरात, प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियाँ, दफातर और अमला भी फराहम किया जाता है। यानी ये तकर्रियाँ बराह रास्त सूबाई बजट पर बोझ डालती हैं, जिसकी लागत करोड़ों रुपए सालाना में जा सकती है। ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कर रही है, और जिस वक्त कर रही है ये मकसद समझा जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।